So today's topic is unit number 6, fishing industry, right? ये टॉपिक है जो है दिस इज द इजियर वन टॉपिक बिकॉज इसकी लेंथ भी जो है वो कम है और इसको कवर करना जो है एज कंपेयर टू अदर यूनिट्स ज्यादा आसान हो जाता है। लेकिन इस टॉपिक को भी मैंने 3 हिस्सों बल्कि 4 उसमें डिवाइड किया है, 4 सब टॉपिक्स के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ फिशिंग। You all know that there are 2 types of fishing: marine fishing, which is practiced in sea, uh, and inland fishing, which is practiced in ponds, lakes or fish farms. इसी को हम आगे फर्दर यहाँ देखते हैं कि जो मरीन फिश है उसके अंदर विच इज प्रैक्टिस्ड ऑन कोस्टल लाइन। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अपनी कोस्टल लाइंस की। We have 2 coastal line in Pakistan. Number 1 is Sindh coast and number 2 is Makran coast. अब सिंध कोस्ट जो है वो टोटल 30% हमारा जो उसका शेयर है 30% है और मकरान कोस्ट शेयरिंग 70%। यानी इसकी जो लेंथ के एतबार से हम देखते हैं तो मकरान कोस्ट इज मच मोर लेंथी एज कंपेयर टू सिंध कोस्ट। लेकिन ऑल्दो कि सिंध कोस्ट के ऊपर सॉरी डेवलपमेंट का काम पहले से स्टार्ट हुआ था, तो ये जो हमारी कोस्ट है दिस इज मच बिजियर एज कंपेयर टू मकरान कोस्ट। अब हम कोस्टल लाइन के एतबार से अगर बात करें तो यहाँ पर जो फिशिंग सेंटर्स हैं या फिशिंग पोर्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। सिंध कोस्ट के अंदर 2 इम्पोर्टेंट पोर्ट्स फिशिंग पोर्ट्स आर कराची एंड केमारी, and in Migran coast we have Gwadar or Bara, Basni, Somnai and Jiwani. Then we will talk about the inland fishing. Inland fishing के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर inland fishing जैसे मैंने आपसे को पहले ही बताया है कि उसके अंदर आपके जो मेन फिशिंग सेंटर्स हैं वो हमें दादू डिस्ट्रिक्ट के अंदर ठट्ठा के अंदर नजर आते हैं और ये रिजर्वॉयर्स ऑफ मंगला और तरबेला में भी प्रैक्टिस की जाती है। Then we will talk about the methods of fishing. Fish methods, again we have 2 methods for fishing practices. उसमें number 1 is subsistence method, which is based on traditional nets and small wooden boat. While in commercial fishing we are using gill netters and mechanized boat. So आपके पास जो एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है वो इसमें कंपैरिजन ऑफ मेथड्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। सो यहाँ मैंने आपको ब्रीफली उनके डिफरेंसेस बता दिए हैं कि दोनों मेथड्स जो हैं वो किस तरह से डिफरेंट हैं मेथोडोलॉजी के एतबार से। उसके बाद हम यहाँ पर भी यानी सेकंड अपने सब टॉपिक की बात करते हैं जो कि है टाइप्स ऑफ मेरीन फिश कैच। सो यहाँ मैंने इम्पोर्टेंट फिश कैच को आपके लिए एनलिस्ट कर दिया है, विच आर शार्क्स, ड्रम्स, स्केट्स, क्रॉकर्स, कैटफिश एंड रेज। टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ इनलैंड फिश कैच। ठीक है, इनलैंड फिश कैच जो है वो मोस्टली हम यहाँ पर अगर देखें तो शॉप्स के अंदर विंटर सीजन में हम जो मोस्टली यूज करते हैं वो राहू है, लेकिन इसके अलावा जो है वो पल्ला, थला और ट्राउट भी हैं। ट्राउट जो है वो बहुत ही फ्रेश वाटर फिश है। अगर आप सवात गए हो तो आपने देखा होगा वहां पर रिवर सवात के जो रिवर सवात के साइड के ऊपर आपको बहुत से रेस्टोरेंट नजर आते हैं जो आपको ट्राउट फिश जो है वो सर्व करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट अपने सब टॉपिक के विच इज डी, और ये है मेन इनलैंड फिशिंग सेंटर्स। यहाँ जैसे हमने पहले बात की थी मेरीन फिशिंग सेंटर्स की, अब हम मेन इनलैंड फिशिंग सेंटर्स की बात कर रहे हैं जहाँ पर इनलैंड फिशिंग प्रैक्टिस होती है। वो है मंछर लेक जो के दादू डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। इसके अलावा रिवर इंडस एंड सक्खर, कोटरी, ठट्ठा, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये इनलैंड फिशिंग फेमस इनलैंड फिशिंग सेंटर्स के अंदर शामिल हैं।
And then we will talk about the next one, which are the reservoirs of Mangla and Tarbela. So inland fishing is practiced in the reservoirs of Mangla and Tarbela as well. Then comes on next, which is Kyari यानी ठट्ठा नॉर्थ के अंदर आपको अगेन यहाँ मिलती है, एंड हिलाजी वेस्ट ऑफ ठट्ठा. सो यहाँ पर जो इनलैंड फिशिंग सेंटर्स हैं ये फेमस फिशिंग सेंटर्स हैं जिनको एग्जाम क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि like state 3 main inland fishing centers, then you have to name it only. That is why I am giving you a review and I'm only mentioning the names of these centers as well. उसके बाद हम नेक्स्ट के अंदर अगर बात करें तो हमें गवर्नमेंट एफर्ट्स की भी बात करनी है. सो गवर्नमेंट एफर्ट्स टू डेवलप फिशरीज, यानी हम क्यों चाहते हैं कि फिशरीज को हम यहाँ पे डेवलप करें. उसके लिए हमारे एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स जो हैं इसको हमें कंसिडर करना है कि हमारे एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स जो हैं वो इससे क्या हैं, और इसको गेन करने के लिए फॉर gaining the expected benefits we have to focus on fish marketing. When we will talk about the fish marketing, it means that we are focusing on local level as well as international level. Then we will talk about the fish farming and environment, because fish farming is affecting our environment as well. और वो किस तरह से कर रही है, यानी इसके इफेक्ट्स ऑन इकोसिस्टम एंड देन केमिकल पोल्यूशन. After discussing the problems, after discussing it, we will talk about the problems of fishing industry. और उसमें प्रॉब्लम्स के अंदर हम यहाँ पर बात करेंगे वाटर पोल्यूशन, थ्रेट टू मैंग्रोव्स, ओवरफिशिंग एंड लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज. And at the end, sustainable fisheries का मतलब हम जो इस टॉपिक को करते हैं for attempting a 6-mark question. Under this topic we will discuss the possibilities and constraints. और आपको जो 6 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है वो मोस्टली इस टॉपिक से रिलेट करके पूछा जाता है when we are discussing possibilities and constraints. So we will find a question to what extent, yani we are using this word keyword in this question to some extent, then we have to concentrate on possibilities and constraints. जब मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी तो इसमें आपको फर्दर डिटेल जो है वो भी प्रोवाइड कर दूंगी. So in this way we have to complete the unit review of unit number 6 fishing industry. अब मैं आपके साथ अपनी न्यू स्क्रीन शेयर करूंगी जो कि यूनिट नंबर 7 के बारे में है. थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. जी, आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी. ये है मेरा यूनिट नंबर 7, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. सो यहाँ मैं आपको रिव्यू दूंगी इस चैप्टर के बारे में, मगर इससे के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि दिस यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप if you go through last 5 or 10 years paper, then you will find that every time you will find a question of 25 mark question from this topic. So this is very important topic, और ये भी इसके साथ साथ कि this is a lengthy topic as well. इसीलिए मैंने जो इसके का रिव्यू करते हुए फिगर बनाए हैं वो 2 फिगर बनाए हैं A और B के को लेबल करते हुए, क्योंकि ये इसके अंदर बहुत सी डिटेल शामिल हैं, मगर मैं कोशिश ये करूंगी कि आपको इसके लिए इजियर बनाकर आपको के साथ डिस्कस करूं, और इस तरीके से आप इसको फोकस करें कि आपके का ये चैप्टर जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर हो जाए. जब हम एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इस चैप्टर में सबसे पहले जो एक नई चीज हम सीखते हैं वो है एग्रीकल्चर एज अ सिस्टम. यानी वी आर टॉकिंग फर्स्ट अबाउट अ सिस्टम, कि सिस्टम एक सिस्टम जो है वो किन 3 बेसिक पिलर्स के ऊपर बेस कर रहा है. वो है इनपुट, प्रोसेसेस एंड आउटपुट. When we talk about a system, we must
know about the inputs, processes and output of a system. So एग्रीकल्चर के अंदर हम अगर देखें तो इनपुट को वी आर डिवाइडिंग इट इनटू टू डिफरेंट सेक्टर्स. एक तो है नेचुरल इनपुट एंड सेकंड वन इज ह्यूमन इनपुट. नेचुरल इनपुट्स जो है वो इनपुट्स हैं, यानी वो चीजें हैं जो हमें नेचर प्रोवाइड कर रही है एंड वी आर रिसीविंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट. और ये जो चीजें हैं इसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक हैं, जो भी क्वालिटीज हैं, वो हमें नेचर प्रोवाइड कर रही है. जैसे कि लैंड, यानी अगर फर्टाइल लैंड होगी तो ये भी हम नेचुरल होगा. फिर देन सॉइल, after that climate, and then water. So all these are natural factors. Then we will talk about human factors: capital, labor, irrigation and machines. यानी वो चीजें जिसके अंदर ह्यूमन एफर्ट शामिल होती है, these are human inputs. उसके बाद हम बात करेंगे प्रोसेसेस की. प्रोसेसेस का मतलब एक्टिविटीज विच टेक्स प्लेस टू मैन्युफैक्चर अ थिंग. अब कोई भी चीज मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट, कोई भी चीज वो हो सकती है. अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो उसमें जो एक्टिविटीज हैं लाइक प्लोइंग, सोइंग, इरिगेशन, फर्टिलाइजर और हार्वेस्टिंग. सो दीज आर ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू एन एग्रीकल्चरल सेक्टर. अब इसका ये सब काम करने के बाद जो हमारे पास आउटपुट यानी जो रिजल्ट हमें मिलता है वो हमें क्रॉप्स की सूरत में मिलता है, विच मे बी व्हीट और राइस और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, वो कुछ भी हो सकता है. सो इट मीन दैट इनपुट, प्रोसेसेस एंड आउटपुट जो है, ये तीन चीजें मिलकर एक सिस्टम जो है वो एक सिस्टम प्रोड्यूस करती है. इसके बाद हम बी यानी सेकंड अपनी सब हेडिंग की बात करेंगे, विच आर टाइप्स ऑफ फार्मिंग. यानी हम जो अगर फार्मिंग कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास कौन सी टाइप्स हैं फार्मिंग की. नंबर 1 के ऊपर स्मॉल स्केल सबसिस्टेंस फार्मिंग. स्मॉल स्केल सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है, इसके लिए बेसिकली लैंड की कंसोलिडेशन की हुई है. यानी लैंड अगर आप किसी भी फार्म का एरिया लेस देन 5 हेक्टेयर होगा तो दैट वुड बी स्मॉल स्केल फार्म. ठीक है. और इफ इट विल एक्सीड फ्रॉम 5 हेक्टेयर तो फिर वो किसके अंदर शामिल हो जाता है, वो कैश क्रॉप फार्मिंग में शामिल हो जाता है. अब थर्ड टाइप जो है, सो फर्स्ट जो है वो स्मॉल स्केल सबसिस्टेंस फार्मिंग है, सेकंड टाइप कैश क्रॉप फार्मिंग है और थर्ड टाइप जो है वो लाइव स्टॉक फार्मिंग है, यानी कैटल रेयरिंग जो है वो इसके अंदर शामिल होती है. इसके बाद हम सी यानी नेक्स्ट अपनी सब हेडिंग की बात करेंगे, विच इज क्रॉपिंग सीजन्स. यानी हम जो क्रॉप्स अपनी ग्रो कर रहे हैं वो कौन कौन से टाइम पीरियड के अंदर कर रहे हैं. सो वी हैव 2 क्रॉपिंग सीजन्स. एक तो है खारिफ क्रॉप्स जिसको खरीफ क्रॉप्स भी कहते हैं और नंबर 2 इज रबी क्रॉप्स. क्रॉप के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें जो उनका सोन यानी जो पीरियड नजर आता है, इट इज इन अप्रैल टू जून, यानी इट इज सोन इन समर सीजन and harvested in October and November. रबी क्रॉप्स के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें इट इज सोन इन अक्टूबर एंड नवंबर, यानी विंटर्स के अंदर हमें नजर आती हैं और उसकी हार्वेस्टेड इन समर यानी अप्रैल एंड मई के अंदर. इसके साथ ही साथ हम इस खारिफ क्रॉप या खरीफ क्रॉप्स जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं वो कौन सी हैं उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं. वो है हमारे पास शुगर केन, मिलेट, मेज, कॉटन एंड व्हीट. इसके अलावा हमारे पास एक जो रबी क्रॉप्स हैं वो कौन सी हैं, वो है व्हीट, बार्ले, ग्राम्स एंड ऑयल सीड्स. अब व्हीट जो है वो रबी एंड खरीफ क्रॉप इस तरह से है कि हम पूरे सीजन के अंदर यानी पूरे ईयर के अंदर इसको 2 टाइम्स जो है वो कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, इसलिए ये दोनों सीजन्स के अंदर ये जो है वो शामिल है. Then we will talk about the fruit farming.
अब कौन कौन से फ्रूट्स हैं जो हम हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है वो हम कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। उनमें जो इम्पोर्टेंट वंस है वो है डेट्स, बनानास, ऑरेंजेस, आलमंड, एप्पल एंड एप्रिकॉट। इसके साथ ही हम यहाँ देखेंगे कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कैश क्रॉप और सबसिस्टेंस फार्मिंग, तो हमें जो जिन चीजों पे फोकस करना होगा वो है कल्टीवेशन प्रोसेसेस, यानी कौन से प्रोसेसेस हम यूज करते हैं फॉर कल्टीवेशन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स, जो कि यहाँ पर मैंने आपको लिस्ट करके भी बताए हैं, लाइक प्लोइंग, सोइंग, इरिगेशन। ठीक है, सो ये सारे जो प्रोसेस हैं वो किसी भी क्रॉप के लिए, अगर वो वीट होगा तो वो कौन से सीजन के अंदर जो है उसको हम प्रिपेयर यानी प्लोइंग करेंगे, लैंड को प्रिपेयर करेंगे, और फिर कौन से सीजन में सोइंग स्टार्ट करेंगे, इरिगेशन, हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू इरिगेट दैट क्रॉप, और फिर फर्टिलाइजर के अंदर हम कब उसको फर्टिलाइजर को यूज करेंगे। सो इस ये कल्टीवेशन प्रोसेस जो है वो इस तरह से हम इसको शामिल करते हैं। एंड देन द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, geographical factors are completely related to the natural factors। ठीक है, नेचुरल फैक्टर्स के अंदर यानी सॉइल, टाइप ऑफ सॉइल, टेम्परेचर एंड देन रेनफॉल, ये तीन चीजें जो हैं ये आपके नेचुरल फैक्टर्स के अंदर शामिल होती हैं। और इसको जब हम ज्योग्राफिकल फैक्टर्स पढ़ रहे होते हैं तो वी हैव टू डिस्कस द geographical factors under temperature, rainfall एंड टाइप्स ऑफ सॉइल के डिफरेंट, अगर क्रॉप्स हमने लगानी है तो उस पे हमें उनकी ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट या फैक्टर्स भी डिफरेंट होंगे। देन वी विल टॉक अबाउट HYVs। HYVs क्या है? बेसिकली HYVs हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, और हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स जो है वो आपकी वो 5 कैश क्रॉप्स जो हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, यानी उनको कौन कौन सी उनकी टाइप है। जैसे कि वीट के अंदर HYVs जो है वो है देसी वेराइटी और मैक्सी पाक। सो एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, सो यू आर ओनली नेमिंग द HYVs। इसी तरह कॉटन जो है उसमें नायाब 78, सरमस्त, कलंदरी एंड CIM 70, पाक, अपलैंड। राइस के अंदर जो है वो बासमती और कर्नल जो है वो आपकी HYVs की टाइप्स हैं। इस तरीके से हम जो है इसको कंप्लीट कर रहे होते हैं अपने यूनिट नंबर 7 को। अब मैं आपके साथ यूनिट 7 को ही कंटिन्यू करते हुए न्यू स्क्रीन जो है वो शेयर कर रही हूँ। जी, यस, अब मेरी जो न्यू स्क्रीन आपको नजर आ रही है उसके अंदर मैं नेक्स्ट यानी थर्ड टाइप की बात करूंगी, जो है हमारी हमने लाइव स्टॉक फार्मिंग की बात की थी। लाइव स्टॉक फार्मिंग के अंदर हम कैटल ब्रीड्स की बात करते हैं, और कैटल ब्रीड्स के अंदर हम देखते हैं कि जो कैटल ब्रीड्स की बात करें तो उसमें हम उसको नेम कर रहे होते हैं, ब्रीड्स को नेम कर रहे होते हैं, और वो कौन से एरिया में हमें मिलती हैं वो ब्रीड्स हम यहाँ पर उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। एंड देन उन ब्रीड्स का हमें जो बेनिफिट है वो क्या मिल रहा है, इन फॉर्म ऑफ मिल्क मिल रहा है या ड्राफ्ट पावर के तौर पे वो यूज हो रही है, इसके बारे में हम बात करते हैं। सो कैटल ब्रीड्स के अंदर हमें जो नजर आती हैं वो रेड सिंधी है, साहिवाल है, थरी है, और ये कौन से एरिया के अंदर मिलती हैं, यानी रेड सिंधी जो है वो आपको लोअर सिंध के अंदर, साहिवाल के जो है वो पंजाब के अंदर, और ये दो जो हमारी हैं बफलोज की टाइप हैं, और बफलोज एंड काउज जो है उसकी टाइप है, और इट प्रोवाइड मैक्सिमम फूड प्रोडक्शन। थरपारकर का एरिया जहाँ पे थरी जिसको बोलते हैं वो जो है आपको ऑक्स मिलते हैं जो कि आपके ड्राफ्ट पावर के तौर पे यूज होती हैं फॉर कैटल फार्मिंग। देन वी विल डिस्कस द लैंड रिफॉर्म्स एज वेल। लैंड रिफॉर्म्स जो है 3 लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान, और ये जो लैंड रिफॉर्म्स हैं 3 इंपॉर्टेंट लैंड रिफॉर्म्स, ये 1959, 1972 एंड 1977 रिफॉर्म्स हैं।
अब बेसिकली ये रिफॉर्म्स जो हैं इनको इनके अंदर जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं जो कवर किए गए हैं उनके को मैंने यहाँ पर लिस्ट किया है। वैसे तो रिफॉर्म्स के अंदर बहुत सी चीजें शामिल हैं, लेकिन मैं इम्पोर्टेंट क्लॉजेस को आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। उसमें नंबर 1 इज सीलिंग ऑफ ओनरशिप है। सीलिंग ऑफ ओनरशिप का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने लैंड की लिमिट जो है वो यहाँ पर डिक्लेयर कर दी कि इससे ज्यादा लैंड है कोई भी लैंड लॉर्ड नहीं रख सकता। सो एक्सेस लैंड वुड बी अंडर द पोजेशन ऑफ स्टेट, इसलिए इसको हम सीलिंग ऑफ ओनरशिप कहते हैं। मगर 1959 के अंदर इसकी जो सीलिंग की लिमिट थी वो 200 हेक्टर्स ऑफ इरिगेटेड लैंड एंड 400 हेक्टर्स ऑफ अनइरिगेटेड लैंड थी। बाद की जो रिफॉर्म्स आएंगी हम यहाँ देखेंगे कि सीलिंग ऑफ ओनरशिप जो है उसके अंदर हमें डिफरेंट जो लिमिट है वो नजर आएगी, यानी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, करंट सिचुएशन, उसको उन्होंने चेंज करते गए। मगर यहाँ जो मेन आपका क्लॉज है वो सीलिंग ऑफ ओनरशिप फर्स्ट आती है। उसके बाद है कॉम्पनसेशन टू लैंड, यानी जो एक्सेस लैंड जो है गवर्नमेंट ने खरीदी है उसको हम गवर्नमेंट ने किस तरह से रीपे किया, यानी रेसिपेंट्स टू पे द प्राइस इन इंस्टॉलमेंट एट डिफरेंट स्लैब रेट्स, यानी उस वक्त की मार्केट रेट्स के अकॉर्डिंगली जो है उसको एस्टिमेट करने के बाद उनको जो रियल ओनर थे उनको रीपे किया गया। सो नंबर 3 के ऊपर आता है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग लेस देन द मिनिमम साइज कंटिन्यूड, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पर फिर डिफरेंस देख लेते हैं कि 1972 के अंदर जो है वो 200 से भी को कम करके वहां पर 60 हेक्टर्स इरिगेटेड कर दिया गया और 120 हेक्टर्स अनइरिगेटेड लैंड कर दिया गया। मगर इसके साथ साथ इन रिफॉर्म्स के अंदर देयर वाज नो कॉम्पनसेशन फॉर एक्सेस लैंड। 77 के अंदर अगेन इसकी लिमिट और कम करके 40 हेक्टर कर दी गई एंड 80 हेक्टर जो थे वो अनइरिगेटेड लैंड थी और कॉम्पनसेशन एट फिक्स्ड वैल्यू, उसकी फिक्स वैल्यू रखी गई ऑफ ₹30 PIU, यानी पर इंडेक्स वैल्यू। सो इस तरीके से हमें यहाँ पर जो मैंने आपके लिए ये फिगर बनाया है उसमें आपको डिफरेंसेस बता दी हैं और ये प्रोमिनेंट फीचर्स जो हैं वो बता दी हैं बेसिकली लैंड रिफॉर्म्स की। अब ये जो लैंड रिफॉर्म्स हमें नजर आती हैं उसके अंदर हमें एक और चीज नजर आती है कि ये लैंड रिफॉर्म्स जो हैं क्यों इंट्रोड्यूस करवाई गई, यानी इसके एम्स क्या थे। अगर हम इसके एम्स को देखें तो यहाँ पर हमें नजर आते हैं कि इंक्रीज प्रोडक्टिविटी नंबर 1, number 2 breaking the stronghold of big landlords, and number 3 protection of tenants. So यहाँ पर ये जो एम्स हैं इनको अचीव करने के लिए ये रिफॉर्म्स जो हैं 3 रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई गई। बट व्हेन वी एनालाइज दीज रिफॉर्म्स तो हमें जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो ये हैं कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड, ये तो हमारा ये एम तो हमने अचीव किया, मगर इसके साथ साथ बिग लैंडलॉर्ड्स मैनिपुलेट द एजेंसीज, यानी उन्होंने कुछ अपने इन्फ्लुएंसेस को यूज करते हुए अपनी एक्सेस लैंड को बचा लिया और उसको गवर्नमेंट के पास नहीं जाने दिया। सो इसके अंदर हमें ये नेगेटिव पॉइंट जो है वो नजर आता है। उसके बाद हम बात करेंगे फैक्टर्स इफेक्टिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। जब हम फैक्टर्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो फिर हम उसको फर्दर सब डिवाइड कर रहे हैं, नेचुरल फैक्टर्स जो कि हम फिजिकल फैक्टर्स भी कहते हैं एंड देन द ह्यूमन फैक्टर्स। When we discuss natural factor, it means that we will talk about topography, soil, rainfall, temperature, and at the last pest and diseases. When we have to describe the human or economic factors, we will discuss irrigation, HYVs, size of farm, fertilizer, and mechanization, right? As well as plant protection program, ठीक है, and marketing as well.
सो ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे फैक्टर्स के अंदर शामिल होती हैं कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है वो किस तरह से इन फैक्टर्स की वजह से इफेक्ट हो रही है। अगर हमें इसको मैक्सिमाइज करना है तो हमें इन फैक्टर्स के ऊपर फोकस करना होगा, then we will get the full production. We will also consider government efforts as well to improve the agricultural production and related to sustainable development as well. So इस तरीके से हम जो अपना यूनिट नंबर 7 है उसको कंप्लीट करते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि इट्स अ लेंथी चैप्टर, लेकिन इसको कंप्लीट जो हम इस तरीके से करेंगे तो हमारे लिए चीजें जो हैं वो आसान हो जाएंगी। अब मैं आपसे बात करूंगी यूनिट नंबर 8 की, राइट। यूनिट नंबर 8 जो है वो मेरा है, मैं आपके साथ अपनी न्यू स्क्रीन शेयर करती हूँ। थोड़ा सा टाइम, इसके बाद मैं आपके साथ न्यू स्क्रीन शेयर करती हूँ। जी बेटा, आपको नजर आ रहा होगा, ये मेरा यूनिट नंबर 8 है, मीन दैट पावर रिसोर्सेज। अगेन जो पावर रिसोर्सेज का टॉपिक है ये ट्रिकी वन है, इसको जरा कवर करते हुए थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है बच्चों को, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए इसको थोड़ा आसान इजी बना दूं। इसको भी मैंने इस यूनिट को 2 फिगर्स के अंदर डिवाइड किया है बिकॉज इट अगेन हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन, यानी लेंथी इंफॉर्मेशन यू हैव इन दिस टॉपिक। अगर हम पावर रिसोर्सेज की बात करेंगे तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की बात करते हैं। Non-renewable energy resources, we have 3 prominent non-renewable energy resources. Number 1 is coal, number 2 is mineral oil, and number 3 is natural gas. सबसे पहले हम कोल की यहाँ पर बात करेंगे तो under this topic we will discuss the types of coal and then the qualities of coal. ठीक है, सबसे पहले अगर हम टाइप की बात करें तो एम्फेसाइट्स जो है वो बेस्ट क्वालिटी कोल है, एंड देन द बिटुमिनियस जो कि सुपीरियर ब्लैक इसकी क्वालिटी है, लिग्नाइट लोअर क्वालिटी, एंड पीट एक्सक्लूसिव वेजिटेटिव। देन वी विल डिस्कस द कोल रिजर्व्स। ठीक है, कोल रिजर्व्स जो हैं वो हम जो हमारे मेजर कोल रिजर्व्स हैं वो पंजाब, बलूचिस्तान एंड सिंध के अंदर हैं, और इसकी पंजाब के अंदर लोकेशन जो है वो वी विल फाइंड इट इन सॉल्ट रेंज एंड मकरवाल। बलूचिस्तान के अंदर इन सोर रेंज, मच एंड कोस्ट, देन इन सिंध चिम्पुर, लरकाना, सोंडा एंड ठट्ठा। और अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो वी आर यूजिंग इट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थर्मल पावर, ब्रिकलेंस, स्टील मिल्स, रेलवेज एंड फॉर कुकिंग पर्पसेस। सो यहाँ मैंने आपको एक बिल्कुल शॉर्ट वे से एक पूरी जो है एक ब्रीफिंग दे दी है कोल के बारे में, यानी एग्जाम क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू टाइप्स एंड क्वालिटीज एंड देन द कोल रिजर्व्स, जो कि आपसे अगर पूछा जा सकता है मैप के अंदर भी और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी। देन वी विल टॉक अबाउट द सेकंड रिसोर्स, यानी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स व्हिच इज मिनरल ऑयल। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द oil refineries first.
ऑयल रिफाइनरी के अंदर हमें जो मेन ऑयल रिफाइनरी है वो अटक एंड देन कराची। अब ऑयल की जो ट्रांसपोर्टेशन है इसके हवाले से हम भी बात करेंगे इसके अंदर कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो थ्रू सी, राइट, एंड लैंड। यहाँ पर ये दो तरीके हम इसको यूज कर रहे हैं, और व्हेन वी आर यूजिंग द लैंड रूट उसके लिए हम थ्रू पाइपलाइन और रोड टैंकर्स और रेल टैंकर्स के लिए हम यहाँ पर ये मेथड जो है वो यूज करते हैं। Then we will talk about the oil productive regions. उसके अंदर पोटवा प्लेट्यू एंड लोअर सिंध, ये दो ऑयल प्रोडक्टिव रीजन्स हैं जो मेन रीजन है। पोटवा प्लेट्यू के अंदर धुनाल एंड म्याल, और लोअर सिंध के अंदर मजारी, लखारी एंड टांडा। Then we will talk about the uses of byproducts of mineral oil, जो कि यहाँ पर पैराफिन, वैक्स और प्लास्टिक की सूरत में हमें नजर आती है। इसके बाद हम प्रोजेक्ट्स की बात कर लेते हैं, मिनरल प्रोजेक्ट्स की। पार्को इज द मेजर प्रोजेक्ट, और पार्को के एम्स और फंक्शंस जो हैं वो टू ट्रांसपोर्ट रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट्स टू द सेंट्रल एंड नॉर्दर्न रीजन्स। इसके अंदर जो है वो हम ये भी देखते हैं कि बिन कासिम पोर्ट इज initial point of this project where the refined products are unloaded from the ships into pipeline for onward transportation. So ये जो पार्को है वो आपका इनसाइड द कंट्री जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और साथ ही साथ रिफाइनिंग ऑफ ऑयल जो है वो भी उसके फंक्शंस के अंदर शामिल होता है। थर्ड जो है वो हमारा है नेचुरल गैस। उसमें हम सबसे पहले मेन फील्ड्स की बात कर लेते हैं लोकेशन के एतबार से। ये हमारे जो प्रोविंसेस हैं जहाँ पे मेन फील्ड्स हमको मिलेंगी वो हैं बलूचिस्तान, लोअर सिंध एंड पोटवा प्लेट्यू। बलूचिस्तान के अंदर इसकी जो मेन पॉइंट्स हैं यानी मेन रिजर्व जहाँ पर आपको मिलेंगे वो सुई एंड पेको, और इसके बाद लोअर सिंध के अंदर मारी, एंड देन पोटवा प्लेट्यू के अंदर म्याल एंड धुनाल। अब हम कंजम्पशन की बात कर लेते हैं कि कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर हम इसको कंज्यूम कर रहे हैं। उनमें पावर सेक्टर जो है वो सबसे पहले आता है, यानी मेजर शेयर वी आर कंज्यूमिंग इन पावर सेक्टर, और इसकी रेशो जो है वो 33.5% है, while in the industry we are using 23.8%, and household comes on number 3 which is 8.1%. Number 4 is fertilizer industry which is consuming 15.6%, then transport 5.4%, commercial 2.7%, and cement industry 0.9%. इसका मतलब यहाँ पर 3 important sector which are consuming natural gas is number 1 is power, number 2 is industry, and number 3 is household use. So इस तरीके से हमने जो है इसको यहाँ पर कंप्लीट किया है यूनिट नंबर 8 को। बट इसका जो पार्ट बी है आई डिस्कस विद यू इन नेक्स्ट क्लास, बिकॉज अब यहाँ पर मैं अपनी क्लास जो है अब खत्म करती हूँ आपके साथ, और नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट बी जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी नेक्स्ट क्लास के अंदर।